Hello, my dear students. I welcome all of you on Simon Tabasum classes. This is Anomatic Ecology MCQ series. So we already have done many sessions of Anomatic Ecology. This is another session. So for today's session, question number 1 is which one of the following pairs is correctly matched? इनमें से कौन सा correctly match करके है? क्या बायोस्फीयर जो है ये कॉन्सेप्ट एडोर्ड सस ने दिया है? क्या इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट एपीडी कैंडोली दिया है? इकोलॉजी टेंसली ने दिया है? बायोडाइवर्सिटी रिचर्ड ने दिया है? तो बताइए इनमें से क्या सही है? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच करके हैं? शाबाश. एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. जो बायोस्फीयर कॉन्सेप्ट ना टर्म बायोस्फीयर ये क्वाइन की है जियोलॉजिस्ट एक था एडवर्ड सस इन 1875. इसने बायोडाइवर्सिटी को इसने बायोस्फीयर को कैसे डिफाइन किया है? इसने बोला बायोस्फीयर इज द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस वायर लाइफ डिवेल्स. बायोस्फीयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और जो है हाइड्रोस्फीयर मिलके जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है तो उसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं. तो द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस वायर लाइफ डिवेल्स ये बोला बायोस्फीयर के बारे में किसने? एडवर्ड सेस ने 1875 में. Moving to another question, which of the following groups of gases contribute to greenhouse effect? इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट करता है? अमोनिया एंड ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. सो ग्रीन हाउस गैसेज ही बनाते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं. तो इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैस है? ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर आर. सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में है वो है सबसे ज्यादा है वाटर वेपर. वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, H2O इन गैसियस फॉर्म. याद रख लेना वाटर वेपर भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद मीथेन CH4 और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड N2O, उसके बाद ओजोन O3 और उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको हम बोलते हैं. तो ग्रीन हाउस गैस अगर हम ऑर्डर में लिखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा अवेलेबल है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में? तो वाटर वेपर है, H2O है और कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, CFCs है. लेकिन अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों देखे हैं, CO2 और CH4. तो दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेज विच कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट. Moving to another question, which of the following is the correct definition of Agenda 21? Agenda 21 जो था इसकी correct definition क्या है? It's an action plan of UNO for protecting human rights. It's a book of 21 chapters on nuclear disarmament. It's an action plan for the sustainable development. It's an agenda for election of the president in the next meeting of SARC. Basically Agenda 21 जो है ये environment related है. तो obviously human rights SARC president या जो है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के रिलेटेड नहीं है. जो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, क्योंकि इट्स एन एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक्शन प्लान है. सो एजेंडा 21 इज अ नॉन बाइंडिंग. क्या है? नो, ये बाइंडिंग नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग है. वॉलंटरीली इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट्स द प्रोडक्ट ऑफ UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील इन 1992. 1992 जो UN की कॉन्फ्रेंस हुई थी रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील में. तो द 21 इन एजेंडा 21 रेफर्स टू 21st सेंचुरी. ये एक नॉन बाइंडिंग वॉलंटरी इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से. किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ से, जो कि 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, UN की कॉन्फ्रेंस हुई रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील के एक शहर में. और एजेंडा 21 का मतलब क्या है? इसमें 21st सेंचुरी. तो हमें क्या करनी चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए. Moving to another question, environmental degradation means. environmental degradation का मतलब क्या है? Overall lowering of environmental qualities, adverse change brought in by human activities, ecological imbalance, all of the above. And yes, the environmental degradation का मतलब क्या है? Option 4, all of the above. environmental degradation का मतलब होता है जब environmental quality को कम किया जाए, adverse changes कर रहे हैं humans एक्टिविटीज़ की वजह से, और जब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो तो उसको हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बोलते हैं. सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज अ right answer. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सफर फ्रॉम एसिड रेन? इनमें से किस कंट्री में एसिड रेन होता है? कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी. एसिड रेन होता है जब H2SO4 ऊपर बनता है, फिर वही रेन के थ्रू गिरता है. यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हुई थी एसिड रेन के थ्रू. हमारी हिस्टोरिकल मोनूमेंट जैसे ताजमहल है वहाँ पे, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है. तो किन कंट्रीज में ज़्यादा पाया जाता है? सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर. 1 and 3, कनाडा और नॉर्वे में ज़्यादा एसिड रेन दिखने को मिलता है. यूनाइटेड स्टेट्स हो, कनाडा हो, ये कंट्रीज मोस्टली अफेक्टेड है एसिड रेन से बिकॉज ऑफ हाई नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल प्लांट्स. क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज की तादाद बहुत ज़्यादा है, पावर प्लांट्स ज़्यादा है, ऑटोमोबाइल प्लांट्स ज़्यादा है. ठीक है.
इनमें ज़्यादा एसिड को देखने को मिलता है। बाकी अगर यूरोप, पोलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्वीडन, नॉर्वे की और फिनलैंड की बात करेंगे, ये भी अफेक्टेड है क्योंकि ब्रिटिश और यूरोप की जो फैक्ट्रीज है उनकी वजह से ये अफेक्ट हुआ है। एशिया में इंडिया और चाइना जो है मोस्टली अफेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे भी फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आर करेक्ट? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट कॉजेज जेनेटिक चेंज इन एनिमल्स, इट कॉजेज डिसबैलेंस अमंग डिफरेंट मिनरल्स इन सॉइल, इट हिंडर्स ब्लड सर्कुलेशन, इट कॉजेज कैंसर। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के रिलेटेड क्या इनमें से सही है? तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के रिलेटेड क्या करेक्ट है? क्या इसमें जेनेटिक चेंजेस आ जाती है एनिमल्स में? क्या ये डिसबैलेंस आ जाता है डिफरेंट मिनरल्स में? क्या ब्लड सर्कुलेशन हिंडर होता है? क्या इसमें से कैंसर काज होता है? तो बताइए इसमें क्या सही आंसर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, देखो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से कैंसर काज होता है, ये सही है। इससे जेनेटिक चेंज होती है एनिमल्स में, ये भी सही है। देखो मिनरल्स ऑफ सॉइल में डिसबैलेंस तो नहीं होगा, वहीं पे होगा जहाँ पे ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होगा, और सर्कुलेशन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन मेजरली प्राइमरीली ये क्या करेगा? प्राइमरीली एक तो इससे जेनेटिक चेंजेस आएगी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से एनिमल्स में, और इससे कैंसर काज हो सकता है। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन or pollution causes severe life-threatening consequences in organisms because of the radioactive decay of the contaminants which emit harmful ionizing radiation such as alpha or beta particles, gamma rays or neutrons. Genetic mutations occur which are hereditary. Carcinogenic contaminants cause cancer. ठीक है, carcinogenic होता है cancer causing elements. Moving to another question. दो स्टेटमेंट्स देखे हैं असर्शन और रीजन। नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। क्या नेचुरल वेजिटेशन ट्रू इंडेक्स है क्लाइमेट का? इससे क्लाइमेट का पता चलता है। वाटर लाइविंग प्लांट्स आर फाउंड इन मॉइस्ट क्लाइमेट। क्या मॉइस्ट क्लाइमेट में वाटर लाइविंग प्लांट्स मिलते हैं? ऑब्वियसली वाटर लाइविंग प्लांट्स तो मॉइस्ट क्लाइमेट में ही मिलेंगे, वेट क्लाइमेट में ही मिलेंगे। जो हाइड्रोफिलिक होंगे, जो वाटर लाइविंग प्लांट्स होंगे, वो तो वेट मॉइस्ट कंडीशंस में ही मिलेंगे। नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। जो नेचुरल वेजिटेशन है वो इंडेक्स होता है क्लाइमेट का। ऑब्वियसली ये भी सही है क्योंकि जहाँ जैसा क्लाइमेट हो वहाँ वैसी वेजिटेशन होगी। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बोलता है कि नेचुरल वेजिटेशन ट्रू इंडिकेशन है क्लाइमेट का। हाँ बिल्कुल है, और इसी ये रीजन है ना, क्योंकि वाटर लाइविंग प्लांट्स है वो मॉइस्ट क्लाइमेट में पाए जाते हैं। अगर क्लाइमेट ड्राई होगा तो वहाँ पे जीरोफिटिक प्लांट्स पाए जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेचुरल वेजिटेशन इज ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट बिकॉज वाटर लाइविंग प्लांट्स आर फाउंड इन मॉइस्ट क्लाइमेट। ठीक है, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इंडिकेट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इनमें से ग्लोबल वार्मिंग किससे हमें दिखने को मिलती है? क्या मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हमें दिखाते हैं ग्लोबल वार्मिंग? लोअरिंग डाउन ऑफ सी लेवल से ग्लोबल वार्मिंग दिखती है? चेंजेस इन वेदर कंडीशन से ग्लोबल वार्मिंग दिखती है? राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर से ग्लोबल वार्मिंग दिखती है? देखो सबसे एक बड़ा पॉइंट है, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, सी लेवल कम नहीं होती है, ये इंक्रीज होती है। क्यों? जब ग्लेशियर्स मेल्ट होती है सी लेवल इंक्रीज हो जाती है। सो ऑप्शन 2 जहाँ पे भी है इसको क्रॉस करो तो सीधे आपका आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। हाँ, मेल्टिंग ऑफ जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे वो तभी हो जाएंगे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और वेदर में भी चेंजेस आ जाती है और ग्लोबल टेम्परेचर भी राइज होता है। सो ये तीनों सही है, 1, 3 and 4 आर करेक्ट ऑप्शंस। So global warming is increase in the global temperature. It has put many negative impacts on glaciers, causing them start melting. So in rise of sea level हो जाएगा, unpredictable weather conditions हो जाएंगी, और वहाँ पे जो है global warming का effect geographical areas में दिखने को मिलेंगे। ठीक है, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। फॉरेस्ट्स और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या फॉरेस्ट्स रिन्यूएबल रिसोर्स है? ये वापस साइकिलिंग उगते हैं। दे आर एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। क्या ये क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट एनहेंस करते हैं? ये दोनों स्टेटमेंट सही है। एक तो फॉरेस्ट्स रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये रिन्यू हो जाते हैं, और ये एनहेंस भी करते हैं क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। लेकिन देखो क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट को एनहेंस करना और रिन्यूएबल रिसोर्स होना आपस में कोई लिंक नहीं है, ये रीजन नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है। सो बोथ ए एंड बी आर द ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों सही है। ये फॉरेस्ट्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और ये एनहेंस करती है क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, लेकिन ये जो है इसकी सही रीजन नहीं है। ठीक है, फॉरेस्ट्स आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन।
ठीक है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ. ऑल्दो बोथ assertion and reason are statements are correct, but the reason is not correct explanation of assertion. As an ecosystem, wetlands are useful for which of the following? Wetlands किस लिए यूजफुल है एज एन इकोसिस्टम? फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड रिसाइकलिंग, फॉर रिलीजिंग हेवी मेटल्स थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स, द मेंटेन द रिवर्स एंड कंट्रोल फ्लड्स, ऑल ऑफ द अबव. तो क्या लगता है आपको वेटलैंड्स क्यों एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है? सो यस, ये सारी फंक्शंस ये वेटलैंड्स करते हैं. ये तो मेंटेन करते हैं, फ्लड से बचाते हैं, रिवर्स को मेंटेन करते हैं, हेवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, हेवी मेटल्स को रिलीज करते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट रिकवरी और रिसाइकलिंग के लिए भी हेल्प करते हैं. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. एज एन इकोसिस्टम, वेटलैंड्स आर यूजफुल फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड रिसाइकलिंग, रिलीजिंग हैवी मेटल्स थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स. दे आल्सो कंट्रोल फ्लड्स एंड मेंटेन फ्लड्स. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को. इसमें एक कन्वेंशन भी है हमारे पास, रामसर कन्वेंशन, जो कि ईरान की एक सिटी में रामसर में हुआ था. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट सीरीज. आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.